नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सियासी लहजे में अगर बात की जाए तो दिल्ली जब आप जाते हैं तो उस जाने में जो पड़ाव है वो उत्तर प्रदेश है और वो बड़ा अहम पड़ाव है। और वहां पर जिस तरह की सियासत चल रही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, फिर चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हो या एमएलसी के चुनाव को लेकर हो, क्योंकि दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जो मंत्रिमंडल बनना है उसमें भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि 2024 उसको दिखाई दे रहा है। कमोबेश यही स्थिति समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती 2024 के लिहाज से। वो ये चाहती है, और या मैं ये कहूं दूसरे लहजे में कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाए, वो सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच पाए। और दूसरी तरफ भाजपा इस कवायद में लगी हुई है कि वो 2014 को दोहराए। अब 2014 भाजपा दोहराएगी या नहीं, इस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन भाजपा की पूरी कोशिश है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी 2009 या 2004 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी उत्तर प्रदेश में, और जो उसके लिए उसने एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी कर जो कवायद की है, क्या वो कवायद उसको वहां तक पहुंचा पाएगी जो वो सोच रही है कि एक सम्मानजनक स्थिति में हम पहुंचे? यह बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो सवाल है उस पर हम लोग आए उससे पहले विधानसभा के परिणाम जो आए हैं उसके पहले जो समाजवादी पार्टी की राजनीति रही उसको एक बार देखें, और फिर ये जो उम्मीदवारों की सूची है उस पर थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इसे लेकर भारी चर्चा है। और वो चर्चा इस लिहाज से भी है कि क्या अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बदल दिया। तो पहला सवाल तो यह है कि स्टैंड क्या था। तो आप अगर विधानसभा चुनाव के दरमियान देखिए तो समाजवादी पार्टी ने गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, और वो गुलदस्ता ऐसा था कि एमवाई के बाहर समाजवादी पार्टी अपना आधार बढ़ाए, क्योंकि वही एक जरिया था सरकार में पुनर्वापसी का। उसी लिए तमाम नेता लाए गए, या ये कहिए कि वो आए जो अपने आप को स्वघोषित मौसम विज्ञानी कहते थे। हालांकि वो औंधे मुंह गिर पड़े, लेकिन उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आए लोग, और कोशिश ये हुई कि गैर यादव वोट जोड़ा जाए। उसमें ओबीसी भी थे और उसमें सवर्ण भी थे कि सबको मिलाया जाए। फरसा वर्षा आपको पता ही होगा, अब वो अलग मसला हो गया कि फरसा और वो कहां गिरा कहां टूटा, और अब तमाम चीजें वो सब अब बात की बात हो गई। लेकिन एक कवायद हुई थी जिसमें एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की मुहिम अखिलेश यादव की तरफ से चली थी। लेकिन उस मुहिम का हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि जो उनका अपना गढ़ है, जिसे तीसरा और चौथा चरण कहा जाए, वहां भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। क्या वजह रही? ये एक मंथन का विषय है। दूसरा, पहले चरण की अगर हम बात करें, जिसे आप एक तरह से कहिए कि जो वो कृषि आंदोलन वाला जाट बेल्ट है, वहां पर बहुत कुछ कर पाए। अगर हम गठबंधन के लिहाज से देखें तो, चूंकि 2017 से तुलना करें तो कुछ थे ही नहीं, लेकिन कुछ तो हासिल कर पाए। उसमें एक जाहिर सी बात है, बड़ी भूमिका रालोद की रही। लेकिन उसके बरक्स आप तीसरे और चौथे चरण में देखिए तो स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। और आप जब सातवें चरण में जाइएगा, जो इनका फिर गढ़ माना जाता है, तो वहां एमवाई समीकरण की वजह से बड़ी स्थिति बेहतर हो पाई। यह मैं आपको दूसरे और सातवें चरण, इसको ध्यान रखिए, दूसरे चरण में एम ने एक तरफा वोटिंग की, तब वो दूसरे चरण में बहुत बेहतर कर पाए। सातवें चरण में एम और वाई मिले तब वो बेहतर कर पाए। लेकिन तीसरे और चौथे चरण में वाई क्या पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या 2019 के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में जो इनका अपना कोर है,
वो इनके साथ रहा या रह पाता है, ये एक सवाल है। और यही सवाल परेशान कर रहा है अखिलेश यादव को, जो परेशानी एमएलसी का जो उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है उसमें साफ झलक रही है। उन्होंने कोशिश की है कि उनके ऊपर यादववाद का आरोप न लगे और ये इस आरोप से बचते हुए वो अपने कोर को ये संदेश दे सकें कि साहब हल्ला मत करो, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ये साथ बना रहना चाहिए लोकसभा के चुनाव तक और उसके आगे तक, नहीं तो हमारी भी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी और हमारी गड़बड़ होगी तो आपकी भी गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह का संदेश देने की कवायद किए हैं। लेकिन यहां मैं आगे चलूं उससे पहले एक दो बात आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि अखिलेश यादव को एक काम जो करना चाहिए कायदे से, वो जो उनका कोर है उसे ये समझाना चाहिए कि उसको एग्रेशन से बचना चाहिए। असल में उसका एग्रेशन ही बैकफायर किया है विधानसभा चुनाव में, वो और वही एग्रेशन रालोद का भी बैकफायर किया है विधानसभा चुनाव में। जब पहले चरण में भाजपा विधायकों को भगाया जा रहा था, दूसरे चरण में हमला हो रहा था और जिस तरीके का एक आप ये कहिए कि आक्रामक स्वरूप धारण कर लिया था इन रालोद और सपा के समर्थकों ने, उससे जो जिन गैर ओबीसी को जोड़ने की बात कर रहे थे वो खुद ही डर गए कि साहब तौबा करो अब इनसे। और वो सवर्ण वोटर जो संभवतः भाजपा से नाराज था, लेकिन उसने भी रिएक्शन में कहा कि अरे इनसे बढ़िया तो जो है वही है, फिर 5 साल एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, ये अभी आलम है, चुनाव में जीत गए तो क्या करेंगे। तो ये जो एक चीज देखने में आई और जिसके कारण समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। बहरहाल तो वो जो इनका कोर है उसको अपने साथ लाने की एक कवायद के रूप में इसको देखा जा रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये गैर यादव ओबीसी का क्या इन्होंने मापदंड छोड़ दिया, अब उससे कोई लेना देना नहीं है, या और जो इन्होंने कहा था कि एमओआई के बाहर जो जोड़ा जाए उसका क्या लेना देना है, वो क्या अब उसका कोई लेना देना नहीं रह गया, वो सारी बातें खत्म हो गई। असल में अभी 2024 पर इनकी नजर है और 2024 के लिहाज से ये चाहते हैं कि जो इनका कोर है वो इनके साथ खड़ा रहे, तभी एक स्थिति बन पाएगी लोकसभा चुनाव में बेहतर कर पाने की। चूंकि अगर हम अभय दुबे की, हालांकि बहुत लोग नाराज होंगे अभय दुबे का नाम लेने से, लेकिन मुझे लगता है कि उस नाराजगी से ज्यादा जरूरी है उनका जो विश्लेषण है उसे जानने की। वो भी ये बार बार कहते हैं कि असल बात में राष्ट्रवाद की जो धारा है उसमें यादव भी बहता है और बसपा का कोर वोटर भी बहता है। इसीलिए जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ये वोटर भाजपा के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। ये जो डर है, ये डर अखिलेश यादव को सता रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और फिर नेतृत्व उनका है, सवाल उनके नेतृत्व पर उठेगा। तो इस वजह से मुझे जान पड़ता है कि वो उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उसमें जो एक वो भूल कर रहे हैं वो ये कि वो जो मुस्लिम मतदाता है उसे या उसकी जो नुमाइंदगी है उसको वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और उसको 4 सीट देकर बहला फुसला रहे हैं, जबकि उसकी बड़ी आबादी है और जो प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का उसमें बड़ी भूमिका उस तबके की रही है। अब अगर उसे आप लॉलीपॉप देकर मैं ये कहूं कि बहलाना फुसलाना चाहते हैं तो सियासी तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं। अब जो लोग भी अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी बना रहे हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप देखिए तो 14 हो, 17 हो, 19 हो या 22 हो, ये चौथा, सब जगह मजबूती के साथ ये लोग खड़े रहे इस लिहाज से कि नहीं ये पटकनी दे सकते हैं। लेकिन जब वो देखे कि 19-22 में तुमने पूरी ताकत झोंक दी और फिर भी अब पटकनी नहीं दे पाए, और आप देखिए कि दूसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन इन्हीं की वजह से कर पाए, 7वें चरण में बेहतर प्रदर्शन करने में एमओआई के साथ राजभर भी जुड़ा। और आप मजेदार बात देखिए कि राजभर को भी उस जो विधान परिषद की सूची आई उसमें उनकी भी आप देखिए कि उस खेमे का भी नाम नहीं है, इसलिए वो भी एक जो है सवाल उठा कि ना इधर कोई हिस्सेदारी ना उधर कोई भागीदारी, तो इसका क्या मतलब है। ये सवाल
खड़ा हुआ और साथ में यह भी सवाल खड़ा हुआ कि क्या और जो इनके जो सहयोगी हैं, फिर वो चाहे राजभर की पार्टी हो या केशवदेव मौर्य की पार्टी हो, क्या इन सहयोगियों पर उस तरह का भरोसा नहीं रहा? ये एक सवाल है। चूंकि इन्होंने भरोसा अगर किसी पर जताया है तो वो रालोद को जो विधान परिषद के उम्मीदवार हैं उसमें 2 सीटें जो है रालोद के लिए छोड़ी गई। तो इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि इस जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की अपनी केमिस्ट्री है जो बहुत बेहतर चल रही है, और उस केमिस्ट्री के सहारे वो 2024 की सियासत देख रहे हैं। ये चीजें तो स्पष्ट हैं। लेकिन ये जो गैर यादव ओबीसी को जोड़ने की कवायद रही, क्या उस कवायद पर अब विराम लग गया है? हालांकि और बिरादरियों को हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा केक इस सूची में आया है, जो उम्मीदवारों की सूची है, उसमें सबसे बड़ा केक जो है वो उनकी अपनी बिरादरी का है, जिससे ये एकदम स्पष्ट है कि वो उसका विश्वास तो नहीं खोना चाहते, किसी भी हालत में उसको पाना चाहते हैं। और दूसरा ये भी एक संदेश जाता है कि उनको अखिलेश जयंत पर उनको पूरा भरोसा है। भरोसे की जो डोर थोड़ा डगमगा रही है, वो लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर डगमगा रही है संभवतः। चूंकि खबरें आई, हालांकि उन्होंने कहा कि ये निराधार खबरें हैं, लेकिन ये बात सही है कि इससे लोग कितना भी असहमत हो, लेकिन तकरीबन 12 से 13 लोकसभा सीटें हैं जिसको प्रभावित करता है राजभर वोट, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में उनकी जरूरत भाजपा को है, और यह भी ठीक है कि ओम प्रकाश राजभर को भी भाजपा की आवश्यकता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। क्योंकि विपक्ष में वो कितना दिन चल पाएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन यह भी है कि सरकार बनने के बाद ही एक 1.5 साल के भीतर वो अलग भी हो गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा भरोसा जो है वो संभवतः राजभर के साथ नहीं है, या है तो कुछ और चीजें होंगी। लेकिन एक इस तरह का आकलन आ रहा है, इस तरह की चर्चा हो रही है। और वैसे भी सियासत में जब कयास न लगाया जाए तो मतलब क्या है? बड़ी दिलचस्प बात यह है कि केशवदेव मौर्य के साथ क्या किया जा रहा है। अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा हमला वही कर रहे हैं केशवदेव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर। ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो पहली बात तो कहा कि ईवीएम नहीं, हम तो पहले जान रहे थे। इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा हम तो जान ही रहे थे कि हम लोग हार रहे हैं। तो ईवीएम पर सवाल अखिलेश उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उठा रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और केशवदेव मौर्य ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमें जनादेश का जो है सम्मान करना चाहिए। केशवदेव मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो सरकारी कर्मचारी और ये पोस्टल बैलेट की बात कर रहे हैं, तो 2012 में जब इनकी सरकार आई थी तो सबसे कम जो है पोस्टल बैलेट के वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिले थे। तो क्या नैतिकता के आधार पर वो हार गए थे? इस तरह का जो सवाल उठा रहे हैं, और फिर जिस तरह से वो ओम प्रकाश राजभर और उसके स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, और जो एक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुझे लगता है असहज महसूस कर रही होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा उपयोग ही नहीं हुआ और ये लोग आत्मविश्वास में चले गए इसलिए चुनाव हारे। तो ये क्या जो तमाम चीजें आई खड़ी हुई, उसकी वजह से अखिलेश यादव इनसे और उनसे किनारा कस रहे हैं, या फिर कोई और बात है? लेकिन एक सवाल तो ये बड़ा ही है कि वो जो गुलदस्ता बनाने की कवायद हुई थी, क्या उस गुलदस्ते के जो फूल हैं वो साथ रहेंगे या छिटकेंगे? छिटकने के डर से जो एमएलसी का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया गया, एक ये सवाल रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि क्या उनको इस बात का डर है कि उनका कोर खिसक रहा है, और खासकर लोकसभा के चुनाव में वो इस तरह की प्रवृत्ति दिखाता है। और तीसरी बात यह है कि क्या इस एमएलसी चुनाव के टिकट बंटवारे के जरिए वो 2024 साध लेंगे, जैसा कि समाजवादी पार्टी की कवायद है। और चौथा ये कि क्या ये जो टिकट का मैं ये कहूं कि उम्मीदवारों की जो सूची आई है, या ये कोई संदेश दे रही है कि जो गुलदस्ता है उस गुलदस्ते में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस
उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसके बाद पैदा हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इससे जो संदेश निकल रहे हैं वो किस हद तक ये कहिए कि दिखाई देंगे जमीन पर। लेकिन एक संदेश तो साफ है, वो ये कि कोर को बचाना है। लेकिन क्या उसको बचाते बचाते अखिलेश यादव से बड़ी चूक हो गई, जिसमें वो गैर यादव और फिर एम जो उनके साथ बड़ी मजबूती से खड़ा रहा इस चुनाव में, उसको भूल गए और कहीं उसकी भूल का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं किंतु और परंतु के साथ। आप इस पर क्या सोचते समझते हैं वो आप जरूर साझा करिए, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मतांतर का जो अभी आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर वो थोड़ा और बढ़े, ये परिवार और लंबा चौड़ा हो जाए।